क्या हालचाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको पढ़ाने वाला हूँ या फिर मैं तुम्हें कराने वाला हूँ कार्बन एंड इस कंपाउंड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। तो शुरू करते हैं। तो द बाय प्रोडक्ट इन सोप एंड इंडस्ट्रीज इज, देखो सिंपल सी बात है। सोप और इंडस्ट्रीज में तुमने अगर चैप्टर पढ़ा होगा ना तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि सोप और इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। ये सिंपल सी बात है। ग्लिसरीन एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जो कि स्वीट सा भी होता है, ठीक है, जो कि फैट और एल्कली से रिएक्ट करके बनता है, ठीक है। सोप और ग्लिसरीन बनता है तो ये उस बाय प्रोडक्ट होता है किसका, उसका। तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली चीज के बारे में कि वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेड ऑन द आउटसाइड इट्स मीन, देखो इसको तुम एक चीज से समझो। ये मान लो एक बर्तन है, इस पर कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है। और हमने इसमें मान लो आग जलाई है, मतलब इस बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं, ये आग निकल रही है, ठीक है। इस आग को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आग निकल रही है। तो ये जो बर्तन है ना, ये बाहर से काला होने लगता है, ये काला हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तुम समझ पा रहे हो? ये काला हो रहा है क्यों? क्योंकि देखो जो आग है ना, वो ब्लू फ्लेम, वो येलो फ्लेम निकाल रही है, नहीं समझे? देखो सिंपल सी बात है, जो आग है ना वो अनसैचुरेटेड है, येलो फ्लेम निकाल रहे हो। येलो फ्लेम जब निकलती है ना तो धुआं वगैरह निकलता है, जिसके कारण जो बर्तन होता है वो काला हो जाता है। तुमने देखा नहीं है, जो येलो फ्लेम की आग निकलती है, जो बेसिकली तुम कैंप फायर जलाते हो तो उससे जो धुआं निकल रहा है वो काले कलर का होता है, और तुम्हारे नाक में चले जाए तो तुम खांसने लगते हो। तो वो इसी कारण है। और तुमने कभी देखा भी होगा कि अगर तुम कैंप फायर को अपने घर में जलाओ ना, वो गांव में करते हैं, तसले वगैरह से आग लगाते हैं और उसको घर पे जलाते हैं अंदर आराम से। तो उनकी कुछ दिन बाद दीवारें काली होने लगती है, क्यों? क्योंकि उससे काले कलर की फ्लेम निकलती है जो कि दीवार के साथ चिपक जाती है और फिर दीवार काली होने लगती है। यही चीज़ इस बर्तन के साथ है, ठीक है। तो आंसर है अनसैचुरेटेड कार्बन जल रहा है, जिसके कारण ब्लू फ्लेम निकल रही, वो येलो फ्लेम निकल रही है, और ऊपर की चीज़ जो है ना वो काली हो रही है, ठीक है। थोड़े बहुत ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, वैसे पहले वाले का ए ही होगा, ठीक है। द फूड इज नॉट कम्प्लीटली बर्न, ये थोड़ी ना कोई एक्सप्लेनेशन है यार, ये तो ना होगा भाई। जो फूड है वो नहीं, अगर फूड अच्छे से नहीं कुक हो रहा है तो अंदर कोई चीज़ हो दिखेगी। जब फूड ही अच्छे से नहीं हो रहा है तो बाहर कैसे? भाई देखो ये लॉजिक के खिलाफ है भाई, कि खाना नहीं अच्छे से बन रहा तो बाहर की चीज़ें जलने लगेंगी। तो वही बात हो गई कि मैंने डाइट रखी तो है ना, प्राइम मिनिस्टर को बुखार आ गया वही है। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। अब देखो, अगर ये ऑप्शन हो सकता है, इसको हम एक काम करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, अरे भैया जब फ्यूल अच्छे से काम करने लगेगा तो बर्तन काला क्यों होगा? हैं? द फ्यूल इज वेट, ये भी कोई आंसर, ये तो आंसर पक्का नहीं होगा, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है। कलर चेंज कर लूँ यार। अब देखो, बे रुकना है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एज एंटी फ्रीज मिक्सचर। अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या होते हैं ये? सिंपल सा आंसर इसका इथेनॉल है। एंटी फ्रीज मिक्सचर वो होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह लो होता है, वो पोलर सब्सटेंस होते हैं। तो एक इथेनॉल ही तो है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और वो क्या है, एक पोलर सब्सटेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर कॉज बाय। देखो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है? अगर तुमने मेरा वन शॉट देखा होगा, कौन सा वाला, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, तो लास्ट का जब सॉल्ट वाला टॉपिक में पढ़ा रहा था ना, तो मैंने बताया था कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं। हार्ड वाटर वो होता है जिसमें मैग्नीशियम पोटेशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस ऑप्शन में कहीं भी तुम्हें मैग्नीशियम दिख रहा है? हाँ, बी पे दिख रहा है, तो बी हो सकता है। और देख ले तो ऑप्शन, मैग्नीशियम भी देख लिया, और देख लेते कैल्शियम क्लोराइड, ये भी हो सकता है भाई। क्योंकि भाई देखो आयंस, मतलब वही है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल आयंस, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ऊपर कैल्शियम है, तो ये भी होगा यार, कैल्शियम सल्फेट। यानी कि सारे इसका ऑप्शन डी ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे सबसे कह सकते हैं पावरफुल आयंस है, मैग्नीशियम कैल्शियम, जो कि वाटर को हार्ड बनाते हैं। ये हार्डनेस ऑफ वाटर का कॉज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। जो एसिटिक एसिड होता है वो फ्रीज होता है 290 के कैल्विन पे, सही है, ये भी सही है। क्योंकि देखो तुमने पढ़ा नहीं है एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज, यही तो होती है। एसिटिक एसिड मतलब
मिथेनोइक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी यही तो होती है कि वो 290 केल्विन पे फ्रीज हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कोई भी लिख के बता सकता है? तुम लिखना, जो कि होता है CH3COOH। सिंपल सी बात है। और एसिडिक एसिड को अब ग्लेशियल एसिडिक एसिड, सही बात है भाई, ये फ्रीज हो सकता है तभी तो इसको ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी तो कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, सही है, एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, नेम द केमिकल रिएक्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट कर लेना, विच ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। अब देखो, अगर तुमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना, तो तुम्हें याद होगा कि एक सब्सटेंस था यार, जो कि है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता था, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो जो इथेनॉल था ना, उसको ऑक्सीडाइज करने में एक बंदा काम आता था, क्या नाम था उसका, याद करो। वेरी गुड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमाग्रेनेट। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक रिएक्शन लिख के बताता हूँ, तो वैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास है C2H5OH। ठीक है, OH। अब अगर हमने इसको पोटेशियम परमाग्रेनेट के सराउंडिंग रखा, KMNO4, या फिर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रखा, K2Cr2, ये Cr है यार, Cr2O7, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CH3COOH। समझे? इसको ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे रुक जा भाई, क्या हो रहा है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? अब बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया फंक्शनल ग्रुप कैसे पता चलेगा यार। तुम इसके लास्ट के वर्ड को तोड़ो यार, तुम इसके लास्ट के सब्टेंस को तोड़ो, ये कैसे हो जाएगा? अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा? बना के देखो यार, मैं भी बनाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट का स्ट्रक्चर बना लो। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये भी बना ही लो। तो ये क्या बन गया? ये तुम एक बार लास्ट के इसको फोकस करो यार, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एल्डिहाइड है या नहीं? तुम एक बार NCERT खोल के देखना, तो तुम्हें पता चलेगा एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यही होता है, CHO। जहाँ भी दिख जाए CHO लास्ट में, ना पीछे ना तो बीच में ना कहीं, CHO कहीं भी दिख जाए ना, समझ जाना ये एल्डिहाइड है। वैसे CHO आगे भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली बहुत बार CHO पीछे होता है। अब देखो, state the part of soap molecules that attach itself when soap is dissolved in water। देखो भाई, ये टॉपिक मिसल फॉर्मेशन हर साल बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे, भैया हमारी तो हालत टाइट हो गई। कुछ हालत टाइट नहीं हुई है, ये सिंपल सी बात है, मिसल फॉर्मेशन बोल रहा है कि वो पार्ट बताओ जो डर्ट से चिपका रहता है, या फिर वो पार्ट बता दो डर्ट जो पानी से चिपका रहता है, यही बोला हुआ है। तो तुम मिसल फॉर्मेशन आराम से बना देना। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, गंदा सा पार्टिकल है, काला काला सा। ठीक है, अब देखो, और ये क्या है? सराउंडिंग वाटर है। ठीक है, ये आज ब्लू है, पानी पानी पानी, और ये क्या है? सोप है। अब तुम गौर करना, अगर तुमने इसमें सोप वो डाला ना, सोप वगैरह, तो सोप के दो टाइप्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक होएगा ना, ये मान लो ये सोप है ना, मैं पूरा मिसल फॉर्मेशन बनाता हूँ। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिलिक होगा ना, वो क्या करेगा? पानी की तरफ जाएगा, यानी कि उसको पानी पसंद है तो वो पानी की तरफ जाएगा। और जो हाइड्रोफोबिक है वो कहाँ जाएगा? वो हाइड्रोफोबिक जो है ना, वो डर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसे पानी से नफरत है। नाम पढ़ो, हाइड्रोफोबिक, फोबिक यानी कि डर, उसे पानी से डर है, और हाइड्रोफिलिक को पानी से प्यार है, उसका क्रश हाइड्रोफिलिक है। तो फिर ये कुछ ऐसा टाइप कुछ बनेगा, और उनके बीच जो स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा और डर्ट पार्टिकल छपाक से निकल जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बस यही मिशेल फॉर्मेशन को तुम्हें अपनी भाषा में थोड़ा बना बना के लिखना है, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना मत भूलना। तो आंसर इज हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक जो डर्ट को जो डर्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको यूज़ करते हैं हम बियर में, ओहो, विस्की में, ओए होए, और कुछ कफ सिरप में, और वो प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, मैक्सिमम बच्चे ये चैप्टर इसी चीज़ के लिए पढ़ने के लिए आते हैं। अबाउट इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये तुम खुद ही बता दोगे। सिंपल सी बात है यार, इसका आंसर होगा अल्कोहल, इथेनॉल, C2H5OH। अगर तुम्हें ये ना पता है कि विस्की में क्या होता है तो तुम नशेड़ी की बद्दुआ लगेगी। वैसे मजाक से हट के, अगर तुम्हें याद भी ना आ रहा हो ना कि विस्की में क्या होता है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना आ रहा हो या फिर तुम्हें नाम याद नहीं आ रहा हो, तो तुमने क्लास 8 में फर्मेंटेशन के बारे में तो पढ़ा ही होगा यार, वो याद कर लेना अगर फर्मेंटेशन लिखा हो, क्योंकि फर्मेंटेशन में भी तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज से यही होगा, ठीक है। अब देखो, वाई सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन क्लीनिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। समझे, हम सोप्स को इफेक्टिव क्यों नहीं मानते क्लीनिंग एक्शन में? देखो, सिंपल सी बात है, जो वो होता है ना, क्या कह रहा था मैं, सोप होते क्या है, ये लॉन्ग वो कार्बोक्सिलिक चेन होती है सोडियम और पोटेशियम आयंस की, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो सोडियम स्टेरेट, ठीक है। तो ये जो सोप्स होते हैं ना, ये जब रिएक्ट करते हैं ना, ये जब देखो, जो हार्ड वाटर होता है मैंने तुम्हें बताया था, उसमें मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये जो सोप होते हैं ना, सोडियम स्टोरेट, ये जब रिएक्ट करता है ना सोडियम आयन से, पोटेशियम आयन से, तो ये क्या बनाता है, ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और हमें मिलता है क्या, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम स्कब भी कहते हैं। मैं तुम्हें रिएक्शन भी दिखा देता हूँ, कहाँ है रिएक्शन, रुक जाए, ये कहा गया आंसर्स, 2 मिनट रुक जाओ दोस्तों। देखो, तुम पढ़ो, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हार्ड रिएक्शन होता है वो कंटेन करता है कैल्शियम पोटेशियम आयंस को, जो कि रिएक्शन करने के बाद इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है, जिसके कारण सोप जो होता है वेस्ट हो जाता है, जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो सॉल्युबल होता है, तो इनसॉल्युबल रहता है, मतलब इनसॉल्युबल कंपाउंड है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। याद कर लेना, इतने याद कर लेना, जो सोप होता है वो क्या होता है, स्कब बना देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। कहाँ है अगला क्वेश्चन? हाँ, राइट द डायग्राम फॉर्मूला एंड द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है यार, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बताना है। सिंपल सी बात है, बना देते हैं यार स्ट्रक्चर। तुम चिंता मत करो भाई साहब, तुम चिंता मत करा करो, अभी हम बना देते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, टेट्राक्लो कुछ, ये एक सेकंड पेन चल जाए। ये हमने बना दिया कार्बन, ये एक बना दिया हाइड्रोजन, और ये बना दिया 3 क्लोरीन, ये एक क्लोरीन, ये दूसरी क्लोरीन, ये सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन बना रहा हूँ। ये बना दिया हाइड्रोजन, ये बना दी एक क्लोरीन, ये बना दी दूसरी क्लोरीन, ये बना दी तीसरी क्लोरीन, तो बस हो गया। ये बना दिया रफली स्ट्रक्चर टेट्राक्लोराइड का। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉन बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, बना देते हैं। कार्बन है ये, सॉरी, ये एक सेकंड, पैद तो चल जाए यार, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और एक तरफ मैं कलर चेंज करके क्लोरीन का बना देता हूँ। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। इसका स्ट्रक्चर मैं स्टार बना देता हूँ, इसका मैं स्टार बना देता हूँ, इसका स्टार बना देता हूँ, और इसका स्टार बना देता हूँ। तो ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, और ये एक बोर्ड हो गया। आई नो स्ट्रक्चर थोड़ा सा गंदा होना है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है बोर्ड, नहीं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तुम ऐसे बना लेना, ठीक है। और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, लेकिन एक बार देख लूँ तो मैंने सही बनाया ना स्ट्रक्चर।
हाँ मैंने बोला था ना ऐसे ही बनेगा, टेट्रा क्लोराइड। ओके। हाँ मैंने गलत कर दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, टेट्रा का मतलब तो 4 होता है। सॉरी, इसलिए मिस्टेक हो गई। कोई नहीं यार, अगली बार से ध्यान रखूंगा। टेट्रा क्लोराइड मतलब 3 होता है यार, मतलब डाइ टेट्रा मतलब 4 होता है। मैंने गलत स्ट्रक्चर बना लिया, असली स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। ठीक है, कोई नहीं दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तुमने देख तो लिया ना, और बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, व्हाट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो, मेरे से गलती हो गई यार, माफ़ कर दो, छोड़ा भाई, समझ के माफ़ कर दो यार। अब हम पढ़ते हैं अगली रिएक्शन के बारे में, सपोनिफिकेशन। वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था यार, छोड़ो। सपोनिफिकेशन रिएक्शन, अब देखो, तुमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है? आई होप सो तुमने पढ़ ली होगी, कि क्या होता है, इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा प्यारा एस्टर बनता है। तो बस उसी एस्टर को तुम्हें NaOH के साथ रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, H2SO4। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, बना ही देता हूँ ना मैं। CH3COO C2H5, ये क्या हमारे पास एस्टर है। इसको हम रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ, NaOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3COONA प्लस में C2H5OH। ये तुम्हारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन। बस सिंपल सी बात है। ये सॉरी, ये जो है ना चीज़, ये ऊपर आएगी, ये कैटलिस्ट के तौर पे आएगी। इसको ये एरो से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये तुम्हारी सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो ये प्रोसेस भी तुमने बताई दी मैंने, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो मैं, ये क्वेश्चन तुम्हें बाद में करा दूंगा। एक काम करते, ये भी पढ़ लेते, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया क्वेश्चन, इसको ये तो तुम कर लोगे। मेंशन 4 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड कार्बन येलो वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा, सैचुरेटेड कार्बन में एल्केन सिंगल लोग होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल ट्रिपल लोग, जैसे कि एल्कीन और एल्काइड होते हैं लोग, नहीं है, बॉड 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 बॉड, ठीक है। और एक टेस्ट होता है ब्रोमीन टेस्ट, जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं ना, वो ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करते, अनसैचुरेटेड कर लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे जो सैचुरेटेड कार्बन होते हैं, देखो, क्यों नहीं करते ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड कार्बन खुश है, उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा किसी के साथ, मतलब उनके पास सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण वो अपना बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहते। और अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पे है, तो वो चाहते हैं कि वो अपना बॉन्ड तोड़ के खुद को भी सैचुरेटेड कन्वर्ट कर ले खुद को सैचुरेटेड कार्बन में। तो इसलिए वो ब्रोमीन गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ताकि वो उनके पास जो क्योंकि ब्रोमीन की वैलेंसी पता है कितनी होती है, 2 3 कुछ कुछ होती है। तो बस कार्बन अपने हाइड्रोजन भाई को फेंक देते हैं, और उसकी जगह ब्रोमीन को ला देते हैं, ताकि वो भी सैचुरेटेड हो सके, ठीक है। और भी डिफरेंसेस तो बना बना के लिख सकते हो यार, कि सैचुरेटेड कार्बन का फॉर्मूला बेसिकली CnH2n+2 होता है, अनसैचुरेटेड का CnH2n और CnH2n-2 होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बना बना के लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन का ही नाम हो, कहीं और किसी का झाड़ू पत्थर इन सब का नाम ना हो, बस हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती को ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मिथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, कुछ भी ले लो यार, सब चलेगा। गिव द स्ट्रक्चर बिटवीन सैचुरेटेड कार्बन, ये मैंने शायद तुम्हें बता दिया था ना, स्ट्रक्चर क्या, सैचुरेटेड कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। दो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मिथेन का ले लो यार, मिथेन का तुम बना लोगे, सी, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। 10% बैटरी बची है दोस्तों, रुक जाओ यार, इथेन का भी बना देता हूँ मैं। आई नो मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, क्या करूँ, मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन में मैं अपनी पढ़ाई पढ़ाता हूँ यार, तो मैं मेरे, हाँ चार्जिंग हो रही है, दिल खुश हो गया। एक और स्ट्रक्चर बना देता हूँ, पेन के साइज़ को छोटा ही कर देता हूँ, हाँ। ये
ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया अनसैचुरेटेड कार्बन, मीथेन और इथेन का। अब सॉरी, सैचुरेटेड कार्बन, मीथेन और इथेन का अनसैचुरेटेड का एग्जांपल बना देते हैं। देखो अनसैचुरेटेड कार्बन इथीन से शुरू होते हैं ना, तो इथीन का बना देते हैं। ये 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 क्या हो गया इथीन। और हम बना देते हैं इथाइन का भी बना देते हैं, दो एग्जांपल हो जाएंगे। ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हो जाएगा इथाइन। तो ये क्वेश्चन वैसे ही ख़त्म हो गया, सिंपल सा था। ठीक है, देखो मैं कंफ्यूज हो गया था उस क्वेश्चन में। पता है क्या, मेरे को पता तो था कि टेट्रा मतलब 4 होता है, लेकिन वो दिमाग से स्लिप कर गया था। लेकिन तुम्हारे स्लिप नहीं करना चाहिए, मेरी गलती से सीख जाना, टेट्रा मतलब 4 होता है। ठीक है, तो हमने बता दिया व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तुम बता दो कि 4 एग्जांपल लिख लेना, एल्डिहाइड, अल्कोहल, ये सब होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में तुम बता ही दोगे यार, इजी है। फिर भी डेफिनेशन तुम सुन ही लेना। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो बेसिकली अरे यार सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसी स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ बंदे, वो होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं किसी एटम्स के स्ट्रक्चर को वगैरह को, वही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जाम्पल तुम ले लो, मिथेनल हो गया, इथेनल, वो मिथेन, इथे वो एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम बना ही लोगे यार, इजी है यार। ठीक है, डिस्क्राइब एडिशन रिएक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें बताने की ज़रूरत है, ये क्वेश्चन तुम्हें बताने की ज़रूरत है या नहीं? जिस चीज़ को ज़रूरत है वो बता दे, मतलब अगर तुम्हें मैं बता ही देता हूँ यार। एडिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एग्जांपल है, वो ले लेते हैं यार, इथीन। ठीक है, C2H4। अब यह अनसैचुरेटेड, अब अगर हमें सैचुरेटेड कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन आयंस वो प्लस कर देंगे, प्लस में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, ये है निकल, तो हमें क्या मिलेगा C2H6, जो कि हो जाएगा अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड। ये समझ लेना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना हो तो हम एडिशन का रिएक्शन का यूज़ करते हैं, और निकल वगैरह इसके कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो यही था छोटा सा टेस्ट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में ही समझा दूंगा यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।